नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक तीनों काल हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज की कक्षा से प्रारंभ करने जा रहे हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल को भी उसकी प्रवृत्तियों और समय सीमा के अनुसार अलग अलग कालखंडों को अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आधुनिक काल की बात करें तो झांसी की रानी ने जो क्रांति की थी 1856 में, वह प्रसंग आप सबको पता होगा। तो आज 1850 और 1856 से लगभग 1850 और 1856 से हम आधुनिक काल का प्रारंभ हमारे हिंदी साहित्य में भी मानते हैं और भारतीय इतिहास में भी। अब हिंदी साहित्य में विभिन्न कुछ समय बाद, जैसा कि हमने कल कविता क्या है निबंध पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे कि चीजें एक जैसी नहीं रहती, उनमें परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार जब प्रवृत्तियों में परिवर्तन आया, लेखन के जो तौर तरीके हैं, परंपराएं हैं लेखन की, जब उनमें परिवर्तन आया तो प्रत्येक परिवर्तन को मुख्य मानते हुए, जो मुख्य परिवर्तन था उनको इंगित करते हुए अलग अलग कालखंडों के नाम आधुनिक काल में भी अलग अलग रखे गए हैं। क्योंकि आधुनिक काल का प्रारंभ तो 1850 से हो गया था और वर्तमान तक वह चल रहा है, लेकिन बदलती हुई साहित्यिक जो प्रवृत्तियां हैं, रचनात्मक जो प्रवृत्तियां हैं, इनमें जो बदलाव आए, उनके अनुसार इसके विभिन्न कालों का नाम रखा गया है। आज क्योंकि हमारी आधुनिक काल की पहली कक्षा है, तो भूमिका के रूप में संक्षिप्त जानकारी पहले प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम इस पुस्तक में लिखित तथ्यों, लेखकों और उनकी पुस्तकों के विषय में जानेंगे। प्रारंभिक काल को भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल कहा गया। पुनर्जागरण काल क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग में बहुत सारी गद्य विधाओं का विकास हुआ। अब तक हमने देखा कि हिंदी साहित्य के आदि काल से लेके रीति काल तक जो रचनाएं लगी हुई हैं, अधिकांशतः पद्य की हैं, कविता की ही रचनाएं की जा रही हैं। लेकिन आधुनिक काल में आकर गद्य का आविर्भाव हुआ, गद्य रचनाएं लिखी जाने लगी और स्वयं भारतेंदु ने बहुत सारी गद्य विधाओं को आगे भी बढ़ाया और उनका विकास तो किया, लेकिन प्रारंभ भी किया। नाटक, उपन्यास, कहानियां, ये सब जो गद्य विधाएं हैं, ये और निबंध है ना, उनके व्याख्यान थे, उनको संकलित करके बाद में निबंध भी बने। जैसे आप पढ़ते हो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नेट के पाठ्यक्रम में लगा है ना। ये सारे निबंध क्या है, उनके वक्तव्य हैं। तो ये सब चीजें प्रारंभ हुई भारतेंदु युग में। इसके बाद कुछ समय तक भारतेंदु, लेकिन फिर धीरे धीरे इतिहास को लेकर रचनाएं अधिक होने लगी, प्रबंध रचनाएं होने लगी। जैसे आपने भक्ति काल में प्रबंध काव्य देखे थे ना, रामचरितमानस है, उधर जयसी का पद्मावत है। उसी प्रकार एक प्रवृत्ति आई, प्रबंधात्मकता, और इतिहास को कहते हैं इतिवृत्तात्मकता। तो उन 20-30 सालों की रचना को द्विवेदी युग के नाम से जाना गया। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। कब? 1903 में। तो 1900 से लेके 1920 तक के समय को हम द्विवेदी युग जानते हैं। और जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला तो हिंदी में जो व्याकरणिक गलतियां थी उनकी ओर वो ध्यान ले गए, लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तो उसको कहते हैं सुधार काल। भारतेंदु युग को कहते हैं पुनर्जागरण काल, क्योंकि हम सो गए थे रीति काल में। तो बिल्कुल साहित्य की दृष्टि से और जागृत करने का कार्य किसने किया? भारतेंदु जी ने किया। अन्य भी लेखकों ने सहयोग किया, पर इसके मूल स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भारतेंदु जी थे। अब अल्पकाल में इनका निधन हो गया। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कार्य किया। उसके बाद जब काव्य में इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता बढ़ गई, तो उसके बाद बहुत सारे काल आए, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवजागरण काल। बहुत सारी प्रवृत्तियां आगे बढ़ती गई, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, पहले पूर्व में कर चुके हैं।
जो विद्यार्थी पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को पढ़ें। वो 11वीं 12वीं की पुस्तक है, बहुत संक्षिप्त है और प्रवृत्तियां उसमें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। आदिकाल भक्तिकाल की जो परिस्थितियां हैं ना, तत्कालीन परिस्थितियां, वो भी बहुत अच्छे से दी हैं, तो आप उसको पढ़ लें। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पूरी प्लेलिस्ट में है, दोनों चीज़ें प्लेलिस्ट में, वहाँ पढ़ लें। और जब पेपर में रिवीजन करने की बात आए या तथ्यात्मक अध्ययन की बात आए, अपना मूल्यांकन करने की बात आए, तो आप इस पुस्तक को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पुस्तक का नाम है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का भारतीय साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। तो आशा करती हूँ आधुनिक काल के विषय में एक संक्षिप्त भूमिका आपके मन में निर्मित हो गई होगी। जो नए विद्यार्थी हैं, अब प्रारंभ करेंगे हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग को, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेसा, नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल सेठ ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। देखिए, आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य में योगदान है वो कभी कम नहीं होगा और वो हमेशा सूर्य की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा जो रही है उसमें वो दैदीप्यमान रहेंगे। यहाँ भी आधुनिक काल की समय सीमा कब मानी जाए, बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न ये नहीं है। जैसे आदिकाल की समय सीमा कब मानी जाए विवादित है, ये नहीं है। और ये नाम किसने दिया? शुक्ल ने दिया। रेनेसा का मतलब क्या होता है? नवजागरण या पुनर्जागरण। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण काल कहा है। तो आप ऐसे पुनर्जागरण काल ही ज़्यादा कहें, हालांकि नवजागरण काल कह सकते हैं, लेकिन पुनर्जागरण काल ज़्यादा उपयुक्त है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं, लोक जागरण भक्ति आंदोलन और नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। क्योंकि भक्ति साहित्य में भी बहुत उत्कृष्ट रचनाएं भक्ति काल में हुई हैं जो उससे पूर्व नहीं हुई थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नव जागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1856 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवादी विरोधी, सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसकी साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। जातीय संस्कृति कौन सी थी? एक तो इंग्लैंड वालों की और एक भारत वालों की। तो इनकी संस्कृतियों में जो टकराहट उत्पन्न हुई उसकी रचनात्मक ऊर्जा है। पूछा जा सकता है, अच्छा है, आप हाईलाइट कर सकते हैं इसे। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। भारतेंदु जी बहुत ही अल्पायु रहे, मात्र 34 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। लेकिन 34 वर्ष की आयु में ही ये इतना साहित्य रचना कर गए, समाज के लिए इतना कुछ कर गए कि इन्हें पुनर्जागरण का प्रवर्तक, एक पूरे नए युग का प्रवर्तक और पितामह की संज्ञा प्राप्त है। मिश्र बंधु कहते हैं कि वर्तमान काल, इन्होंने क्या नाम दिया है? वर्तमान काल। वर्तमान काल की समय सीमा होनी चाहिए 1869 से 1888।
शुक्ल कहते हैं 1868 से 1893 नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत इन्होंने इसको विवेचित किया है। और राम कुमार वर्मा मानते हैं 1870 से 1900 आधुनिक काल। केसरी नारायण 1865 से 1900, लेकिन रामविलास शर्मा मानते हैं 1857 से 1900 नवजागरण काल। और इसके संबंध में रामविलास शर्मा की तरफ ही हम ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि 1856 में जो क्रांति हुई है, भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रथम आंदोलन हुआ है, क्रांति हुई है, वहीं से वास्तव में भारतीयों के अंतर्गत नवीन चेतना प्रारंभ हुई। और वहीं से उनके मन में ये विश्वास जागा कि हाँ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि 200 सालों के लंबी गुलामी के बाद भारतीय जनमानस में तो ये बैठ गई थी बात मन में कि अब मतलब ये हमारे स्वामी हैं और ये हमारे राज्य को बेहतर चला सकते हैं। भारतेंदु युग में भी आपको प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, अंग्रेजों के से सीधा टकराव की स्थिति आपको भारतेंदु युग में नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे विकसित होती हुई अन्य बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में बदली है। लेकिन झांसी की रानी ने जो कार्य किया, राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य उस आंदोलन में हुआ था। अन्य राजा भी सम्मिलित थे, लेकिन झांसी की रानी को बच्चे बच्चे जानते हैं, इसलिए उनका उदाहरण मैंने दिया है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, तो 1843 से लेके 1867 ईस्वी तक कैसी काव्य रचना हुई, कौन कौन सी रचना लिखी गई, इनको देखेंगे। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य हैं। रीवा के नरेश रघुराज सिंह ने लिखा था राम स्वयंवर 1969 और रुक्मणी परिणय, आनंदा बुद्धि निधि और राम अष्टायाम। रघुनाथ दास राम सनेही ने लिखा था विश्राम सागर 1854 में। सरदार कवि ने लिखा था राम रत्नाकर रामलीला प्रकाश। हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। ललित किशोरी कुंदन लाल ने लिखे थे स्फुट छंद। गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा था राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं देखेंगे। ये गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं, ये भारतेंदु जी के पिता हैं। अब श्रृंगारिक रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई। सरदार कवि ने लिखा है षट ऋतु, देखिए सेवक ने लिखा है नखशिख वर्णन। उसके बाद सरदार कवि ने लिखा है नखशिखु षट ऋतु। साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा है नखशिख हम्मीर हट 1845। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं हैं। कवि हैं रामदास राजकुमार जिनका नाम है, कवि कल्पद्रुम 1844। सेवक की है बाग विलास। गिरधर दास की है भारती भूषण छंदो वर्णन। वैजनाथ द्विवेदी की है सीता राम आभरण मंजरी, राम रहस्य, व्रत निदोष कदम, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास, चित्राभरण। लक्ष्मी राम की है मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रामणेश्वर, कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु। इसके बाद भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों का कार्य प्रारंभ हो गया और यहीं से हिंदी साहित्य की वास्तविक जो प्रारंभ है, वास्तविक जो शुरुआत है वो मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। जीवन काल का समय रहा है 1850 से 1885। जन्म स्थान था काशी। पिता थे गोपाल चंद, गुरु थे सितारे हिंद। उपाधि क्या थी? भारतेंदु। मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनको मिलने वाली उपाधि थी और उपनाम था रसा। परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतेंदु किस उपनाम से काव्य रचना करते थे, तो जो कविता लिखते थे तो उसमें उपनाम लिखते थे रसा। जैसे कि जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से कविता लिखते थे, उसी प्रकार भारतेंदु रसा उपनाम से कविता किया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है।
इनके काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल राग। ये प्रेम 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 माधुरी, प्रेम तरंग ये पूछी हुई है। प्रेम प्रलाप इसमें कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है, तो वो आपको छांटनी थी। और राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा भी पूछी हुई है। प्रेम फुलवारी यह भी पूछी हुई है। कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, दैन्य प्रलाप, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रबोधनी भी पूछी हुई है इनकी। प्रातः समीरण, इसको भी आप लगाइएगा। बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, फूल बिजोहल, बंधर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, दो पे निशान लगाइए, एक बंदर सभा पर लगाइएगा और एक लगाइएगा विजयनी, विजय वैजयंती। नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुराष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो इस प्रकार इनकी 70 काव्य ग्रंथ हैं ये, और कुल कितने हैं? 175 हैं। बाकी क्या है? बाकी इनकी गद्य रचनाएं हैं। भारतेंदुकृत विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। बंदर सभा एक पैरोडी है। उर्दू का स्यापा स्यापा है। समधिन मधुमास गाली है। समधि समधिनों में जो भारतीय लोक में जो चीजें चलती हैं वही है, गाली है। नए जमाने की मुकरी मुकरी है। प्रातः समीरन प्यार है, प्यार छंद में लिखी गई है। और वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखा हुई इनकी कविता है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीति हैं। विजय विजयनी वैजयंती हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा ये निबंध काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। भारतेंदु मंडल के अनेक कवि कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले प्रसंग आएगा प्रेम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। समय सीमा रहेगी 1855 से 1923। जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रज चंदन पंचक, सूर्य स्रोत 9 रचनाएं हैं। आपको जो सर्वाधिक याद रखनी है वो जीर्ण जनपद इनकी याद रखनी, पूछी जाती है बार बार, ठीक है। अब अन्य रचनाएं भी आएंगी इनकी, लेकिन ये आप अभी याद रखिएगा। इसके बाद मयंक महिमा थोड़ा देख लेंगे। प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय सीमा रही है 1856 से 1854। ये भी बहुत कम जिए हैं। पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिश्यांतम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगन मोहन सिंह का रहा है 1857 से 1899। प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवायनी। तो इसी में ऑप्शन दिया था, जैसे भारतेंदु की जो प्रेम सरोवर है,
तो उनके बीच में प्रेम संपत्ति लता इसको ऑप्शन में लगाया गया था। और चारों में से भारतेंदु युग की रचना छांटनी थी, भारतेंदु युग की नहीं, सॉरी, भारतेंदु जी की रचना छांटनी थी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामलता, श्याम सरोजनी, श्याम सुंदरी, इस तरीके से भी एक सी रचनाएं होने के कारण यहाँ से पूर्व में नेट की परीक्षा से प्रश्न बना हुआ है। तो अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगनमोहन सिंह की है। अंबिका दत्त की देखते हैं, पावस पचासा, सुकबी सत्सई, हो होरी। तो इसमें से आपको याद रखनी है पावस पचासा। राधा कृष्ण दास की है, समय सीमा 1865 से 1907, भारत बारहमासा और देश दशा इन्होंने लिखी है। अब ये सब लोग हैं अपनी पत्रिकाओं के लिए बहुत फेमस रहे हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। उर्दू में भी ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। और किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभ पूर्वक कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। उन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। अब ये जो प्रेमघन है ना, ये जो प्रेमघन है प्रताप नारायण मिश्र, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाद में बताऊंगी क्योंकि बाद में इसमें आगे लिखा हुआ है, तो क्यों समय बर्बाद करें। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा तप्त्याम बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगनमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरियासी चिरंजीवनी रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया। इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। पूरी अमी की कटोरियासी। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। भारतेंदु काल की अन्य कवि अग्रलिखित हैं। नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पच्चीसी, गोविंद गिल्ला भाई, श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, षड ऋतु और नीति विनोद, दिवाकर भट्ट, नक्षिक, नवोड़ा रत्न, रामकृष्ण वर्मा, वरवीर, बलवीर पचासा, राजेश्वरी सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद, राधा कृष्ण शरणदेव, गोप प्रेम संदेशा, दुर्गा दत्त, अदमुद्वार शतक, राधा चरण गोस्वामी, नव भक्तमाल, गुलाब सिंह, प्रेम सत्सई। समस्या पूर्ति में किन किन लेखकों ने योग दिया? दुर्गा दत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई, समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग, समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। भारतेंदु के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। आप सभी अभी तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा आप हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस की संपूर्ण विषय सामग्री प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पुराने पेपर, आप चाहे उत्तर प्रदेश से टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, राजस्थान से आरपीएससी की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर दे रहे हो, किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, अथवा आप नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध है। आप कर लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे गद्य रचनाएं भी उपलब्ध हैं, नाटक है, निबंध हैं, उपन्यास हैं, गोदान है। लेकिन इसके अलावा आगे की जो गद्य रचनाएं वो हमारे इसी चैनल का जो दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जो नए परीक्षार्थी हैं वह हिंदी नेटशाला के साथ ही साथ हिंदी बुकशाला को भी
जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसकी प्लेलिस्ट में आपको गद्य रचनाओं में बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे निबंध और बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के साथ ऑल वाला ऑप्शन प्रेस करना है ताकि डेली आपको जानकारी मिल जाए। और इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के और चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी रुपए आपके नहीं लगते हैं। ठीक है, अब काव्य पंक्तियां देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की देखते हैं सबसे पहले। सहसन बरसन सो सुनियो जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द। दूसरे नंबर की देखते हैं। फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरबार, क्यों आपहु ऊंचे भये आर्य मोक्ष के बार। हाय वे भारत भुव भारी, सबही विधि सो भई खुआरी, हाय चित्तौर नीलचितु भारी, अजहु खरो भारत ही मझारी। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का शूल। तो आप इसको निशान लगाइए, पूछी हुई है। कहाँ करुणा नदी केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन, कर भारतवसी रोए। हे करुणा नदी केशव, आप कहाँ सो गए। मेरो तो साधन एक ही है, जगनंदन लला वृषभान दुलारी। राधा वल्लभ संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, सिसुताई अजर ना गई तनते, तऊ जो बन ज्योत बहोरे लगी। श्रृंगारिक काव्य है। आज लो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहा में, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगा में। आज लो ना मिले कहा हम तो तुमरे सभी भांत कहा में, आज तक तो तुम हमें मिले नहीं, हम तो हर भांति से तुम्हारे ही कहलाते हैं। और प्यारे, ये तो जग की रीति है कि विदा के समय तो सभी अपने कंठ से लगा ही लेते हैं। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल कर मुई खरे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। हैं उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, सभा में दोस्तों बंदरों की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सज्जन क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये समस्या पूर्ति की है। एक तो ये मुंह जब लागी, ये समस्या पूर्ति उस युग की प्रवृत्ति थी प्रमुख, तो उसी के अंतर्गत लिखा हुआ है। रसमय वे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। रो बहु सब मिले आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। रहे क्यों एक में आने असी दोए, जिनने नन में हरि रस छायो, तेहि क्यों ही भावे कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये भारतेंदु युग। तो भारतेंदु जी की आप देख रहे हैं कौन सी समस्या पूर्ति आपको देखने को मिल रही है। कुछ श्रृंगारिक रचनाएं देखने को मिल रही हैं। भारत की दशा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं, तो वह भी इनकी रचनाओं में देखने को मिल रहा है। मुकरियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन व्यंग्य का भाव सर्वत्र है। बद्री नारायण, मतलब जो मुकरियां अंग्रेजों के प्रति व्यंग्य का भाव है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, निर्धन दिन दिन होत हैं, भारत भुव सब भात, ताही बाचे बचाई को न को सकत, निज भुज बुद्धि बल कांत। अचरज होत तुमहु सम गोरे, वाजत कारे तासो कारे, करे शब्द हूँ पर है वारे। तो ये काका को जब उनको नरोजी में काले कहा गया था ना, उस समय उन्होंने ये लिखा था। अचरज होत तुमहु सम गोरे, वाजत काले तासो कारे, कर शब्द हूँ पर वारे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय वीरवल सकल सुबट एक ही संग गारत। आज लो रही अनेक भांति धीर धारी के, पैना भाव मोही बैठे न सुमो ने मारी के। और ये जो सर्वाधिक पूछी जाती है इनकी पंक्ति ये वाली है 5वें नंबर की। बगियान बसंत बसेरो की, यो बसिए ते ही त्याग तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना।
घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो वृथा भारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलवे की चलाइए ना। कितनी सुंदर अनुप्रास की जो छटा है आपको नीचे वाली पद में देखने को मिलेगी। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलवे की चलाइए ना। बिल्कुल वैसी ना चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चांदनी रात में चटनी चटाई, तो बिल्कुल वैसी ही है ये। धन्यवाद। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। तो ये तीनों पंक्तियां आप इसको याद कर लीजिएगा। बगियन बसंत बसेरो की या तो ऊपर वाली पंक्ति पूछी है या नीचे वाली, अलग अलग तरीके से परीक्षा में पूछी हुई है। प्रताप नारायण मिश्र जी क्या कहते हैं, इनको भी देख लेते हैं। चाहना चाहूँ सा चाहूँ निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नारा ही बन गया था ये तो। तब ही लखों जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटी ही कूं तरसत। पड़ी कमाए कीन्हियों कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र है जोए, मिटे वदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। नॉन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिरौंजी मोल मिले जहाँ दीन प्रजा कहाँ। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कौन करे जो नहीं कसरत, सुन विपत्ति बाल विधवन की, विधवा बिलप बिलपे नित धेनु कटे को, लागत हाय गोहार नहीं। बाल विधवाओं की उस पे इन्होंने लिखा है, इनकी रचना भी थी ना। ठाकुर जगन मोहन सिंह, अब और आवत है सजनी। तो ये थोड़ी सी इनकी श्रृंगारिक रचना है। अब यो अब उर अर्थात हृदय। अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतिया, मन की करी भांति अनेकन, और मिल कीजिए री रस की बतियां। हम हारे अरी कर उपाय लिखी बहु नेह भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूरत के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। पहाड़े अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी, अंबर चूम निहारत दिठी, भ्रमे पगिया गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। कुल कानि तजय गुरु लोगन में, बस के सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पाए अहो तुम छोड़ हमें कहो पाए कहा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर पंक्ति है, अगर इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है। आप इसको प्रभु के संदर्भ में भी देख सकते हैं, प्रेम के संदर्भ में भी देख सकते हैं। कुल कान तजी, कुल की लाज हमने त्याग दी, गुरु लोगन में बस के, गुरु लोगों में निवास किया। मीराबाई से देख सकते हैं। सब बैन कुवैन सहा, सभी अच्छे और बुरे वचन सहे, सब छोड़ तुम्हें हम पायो, हमने सबको छोड़ के तुमको पा लिया। अहो तुम छोड़ हमें कहो पायो कहा, और तुम्हें छोड़कर बताओ अब हमें क्या मिलेगा। या ये भी लगा सकते हैं कि तुम हमें छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक है। कुल कान तजी गुरु लोगन में बस के, सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो, अहो तुम छोड़ हमें कहो पायो कहा। कहिए तो क्या मिल गया। खैर आगे बढ़ते हैं। विविध इसका है, अब इसका विविध पढ़ लेते हैं। द्विवेदी युग को कल प्रारंभ करेंगे। विविध में सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरनगर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात कर दिया। 1888 इसको करिएगा, आगे विस्तृत है। अयोध्या सिंह खत्री के खड़ी बोली आंदोलन में ब्रिज भाषा और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। अयोध्या सिंह खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रिजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तियों का व्यवहार करने वाले पहले पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यवध भाषा अनुवाद में किया था। पहले संस्कृत वृत्तियों का व्यवहार, ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तियों का व्यवहार सबसे पहले सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध अनुवाद में किया था। इसके बाद द्विवेदी युग जो है प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसको कल एक नई कक्षा से प्रारंभ करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना भी पढ़कर याद करते चले तो ठीक है। और बाकी मैं आपसे कहूँगी कि इस तरीके से प्रत्येक कवि की पंक्तियों को याद नहीं किया जा सकता कि ये किसने कही है, जब तक आपका इन कवियों से, लेखकों से पूर्ण परिचय नहीं होगा। तो इसके लिए आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को उठा लीजिए। आधुनिक काल के लिए बच्चन सिंह को भी आप पढ़ सकते हैं। अभी
चैनल पर तो आपको रामचंद्र शुक्ल मिल जाएंगे, और सरल इतिहास में आधुनिक काल में लगभग वीडियो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 17-18 नंबर पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, छोटी छोटी सी पुस्तकें, बिल्कुल बहुत ही छोटी सी, यानी अब 11वीं-12वीं की हैं और बहुत ही पतली सी पुस्तक है। 18 नंबर की वीडियो है, 17-18 नंबर, क्योंकि पहले पढ़ाया था याद नहीं है। 17-18 नंबर के वीडियो से आधुनिक काल का प्रारंभ हो रहा है। वहां पर बहुत अच्छे से आपको आधुनिक काल समझ में आएगा, इसकी परिस्थितियां समझ में आएंगी। तो यह यहाँ पर, तो ये तो पुस्तक उस तरीके की हो गई कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आया, अब कौन सी पंक्ति किसकी है। ये पुस्तक उस तरीके की हो रही है, किसी अर्थ में, पंक्तियों वाले अर्थ में मैं कह रही हूँ, कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आया, ये पंक्ति पूछेगी तो उसका उत्तर आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये कौन से कवि की है। बाकी इस तरीके से रटना कि ये इस कवि की पंक्ति है, बिल्कुल संभव नहीं है जब तक आपका कवियों से परिचय नहीं होगा। तो उसके लिए आप सरल इतिहास देखिए, पूर्व से तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया है हिंदी साहित्य को, तो आप शुक्ल की बुक से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुक्ल की बुक को उठाने से पहले आप सरल इतिहास पढ़िए, और थोड़ा सा भी अगर जानकारी तो फिर आप शुक्ल को पढ़ सकते हैं। दोनों चीजें प्लेलिस्ट में हैं। आप लोग अपने मित्रों तक वीडियोस को शेयर करिए। क्लास में आपके रूममेट्स, आपके गांव जाते हैं, आप जहां भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज, जो भी विद्यार्थी हिंदी विषय का चुनाव उन्होंने कर रखा है, चाहे बीए एमए किसी भी स्तर पर, तो उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा। मिलती हूं आपसे कल द्विवेदी युग के साथ। और हिंदी बुकशाला पर चल रहा है इस समय हमारा, उपन्यास कंप्लीट हो गए, इस समय हमारा चल रहा है निबंध चल रहे हैं वहाँ पे। तो आपके सिलेबस में कौन सा निबंध चल रहा है उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी निबंध आपको नेटशाला की प्लेलिस्ट में पूरे मिल जाएंगे नेट के सिलेबस के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।